जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको बताया गया था कि एनसीईआरटी के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके समक्ष हम लाने का प्रयास करेंगे, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये दूसरा सीरीज है हमारा, जिसमें कई सारे आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन एनसीईआरटी को देखने को मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने बात किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा महाजनपद काल से। ठीक है, महाजनपद काल के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आज समझ लीजिए। महाजनपद काल जो है, ठीक है, प्राचीन इतिहास का यह एक बहुत ही बड़ी घटना है। इस समय हुआ क्या था कि पूरा भारत जो है कई सारे अलग अलग साम्राज्य में बट गए थे। संपूर्ण भारत का कई सारे अलग अलग साम्राज्य में बट जाना, ठीक है, और उन सभी साम्राज्यों का एक साथ एक ही समय में विकसित होना, विकास करना, ये बहुत मायने रखता है। जब ये हमारा महाजनपद बना था तो लगभग टोटल 16 महाजनपद बने थे। ठीक है, और इन 16 महाजनपद के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? ठीक, तो ऋग्वेद से बिल्कुल नहीं। देखिए, ऋग्वेद की रचना जो है वो 1500 से 1000 बीसी के बीच में हुआ था। ठीक है, ऋग्वेद की रचना जो है वो कब हुआ था? तो ऋग्वेद की रचना जो है वो 1500 से लेकर 1000 बीसी, ठीक है, इस समय हुआ था। ठीक, जबकि महाजनपद काल जो बना वो महाजनपद काल कब से बना था? तो महाजनपद काल बनना शुरू हो गया था, ठीक है, वो कब से? तो 800 या 900 बीसी के बाद। ठीक है, इसके बाद का जो टाइम पीरियड आता है उस टाइम पीरियड के बाद महाजनपद काल बनना शुरू होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ इस टाइम पीरियड का कोई बात हमसे नहीं पूछ रहा है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 800 बीसी के बाद की बात करें तो इसके बाद जो आया उस समय हमें देखना है। ठीक, ये ब्राह्मण ग्रंथ ये भी पहले का है। ठीक है, इसमें सबसे सटीक हमारा आंसर बैठेगा, वो बैठेगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ऐसा क्यों बैठेगा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म धर्म की एक पुस्तक है। ठीक है, उस पुस्तक में आपको ये मिलेगा। जैसे बौद्ध धर्म की हम बात करें, जैसे अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म एक पुस्तक है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, ये जो अंगुत्तर निकाय पुस्तक है, ठीक है, इस पुस्तक में हमें जानकारी मिलती है किसकी? तो इस पुस्तक में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, ये महाजनपद काल की। ठीक, ठीक उसी प्रकार से जैन धर्म की जो पुस्तक है, जैन धर्म की जो पुस्तक है जिसका नाम है, ठीक है, भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र। तो जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, इन दोनों पुस्तकों से हमें महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और सबसे बढ़िया जानकारी मिलती है, और इन्हीं दो ये पुस्तकों में बताया गया था कि महाजनपद जो है वो टोटल महाजनपदों की संख्या भारत में 16 है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि किस ग्रंथ के अनुसार बताया गया कि भारत में महाजनपदों की संख्या 16 थी, तो वो कौन था? तो वो था बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र। क्लियर है? अब यहाँ पढ़िए, आपको याद रखने हैं इसके बारे में। टोटल जो महाजनपद था वो कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद। ठीक है, बिहार में भी कई सारे महाजनपद आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको वज्जी के क्षेत्र में मिल जाएगा, ठीक है, वैशाली वज्जी, उसके बाद एक मगध मिल जाएगा, ठीक, और एक अंग मिल जाएगा। ऐसे कई सारे, ठीक है, पूरे भारत में, जिसमें से 3 महाजनपद अपने भारत में स्थित था। 7 से 8 महाजनपद आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? देखिए, आपको बताना है कि कौन सा महाजनपद जो है बिहार में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल, ठीक, अवंती। अवंती के बारे में आप याद रखेंगे, अवंती कहाँ है? आइए आपको एक छोटा सा मैप बनाते हैं भारत का, और इस मैप पे आपको क्लियर करते हैं कि अवंती कहाँ थी। ठीक, देखिए, अवंती की बात करें, ठीक, तो ये आपको इस क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अवंती जो उज्जैनी, मध्य प्रदेश का जो उज्जैनी वाला क्षेत्र था, उस उज्जैनी के क्षेत्र में आपको अवंती महाजनपद देखने को मिलेगा।
ठीक है। अगर हम कौशाम्बी की बात करें, ठीक, तो ये कौशाम्बी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है। वही अगर कोसल की बात करें तो कोसल भी आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। ठीक। और कोसल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर कोसल की जो राजधानी थी वो राजधानी थी श्रावस्ती। क्या थी? तो श्रावस्ती। और श्रावस्ती बौद्ध के जीवन से संबंधित है। ठीक है। बुद्ध के जीवन से संबंधित है ये श्रावस्ती। कैसे संबंधित है? तो बुद्ध ने अपना सर्वाधिक भाषण जो दिया था वो कहाँ दिया था? तो वो श्रावस्ती में। ठीक है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो दिया, ठीक है, वो कहाँ दिया? तो वो दिया था श्रावस्ती में। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो भैया याद रखिएगा कि सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले श्रावस्ती किसकी राजधानी है, तो कोसल महाजनपद की राजधानी है। ठीक है। और इसी ये कोसल महाजनपद की ही राजकुमारी थी, ठीक है, जो बुद्ध की माता थी। ठीक है। कौन माता? तो महामाया, जिन्होंने उनको जन्म दिया था। वो कहाँ से बिलोंग करती थी? तो कोसल से ही बिलोंग करती थी। तो इस प्रकार से ये आपको याद रखना है। तो हमने तो बाकी चीज़ें बात कर ली। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? तो भैया क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि बिहार में, ठीक है, कौन सा महाजनपद है? तो एक महाजनपद आपको अंग महाजनपद याद रखनी है। ठीक है। ये अंग महाजनपद आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा बिहार में। ठीक है। बिहार में कहाँ? तो बिहार में वर्तमान में आपको जो भागलपुर वाला जिला मिलेगा, ठीक है, वो भागलपुर वाला जिला, या फिर साथ ही साथ आप मुंगेर को भी रख लीजिए। ठीक है। तो भागलपुर और मुंगेर ये दो ऐसे जिले हैं, ठीक है, जिन क्षेत्रों में उस समय पर एक महाजनपद फैला हुआ था जिसका नाम था अंग महाजनपद। और इस अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी चंपा। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी थी चंपा। और वर्तमान में कहाँ है ये? बिहार के किस जिले में? तो भागलपुर मुंगेर वाला जो क्षेत्र है वो कभी पहले अंग महाजनपद हुआ करता था। ठीक है। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक ठाक समझ में आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? देखिए, मगध की जो शासक है अजातशत्रु, इनकी राजधानी कहाँ थी? अब भैया मगध के बारे में आपको पता होना चाहिए। मगध जो है 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद थी मगध। ठीक। और लगभग सभी महाजनपदों पे अपना अधिकार करने वाला महाजनपद था मगध। ठीक है। मगध के ही शासक थे धनानंद चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। मगध के संस्थापक जो था इस पे एक, मतलब पहली जो शासक थे, पहला जो वंश था वो था हर्यक वंश। और पहला शासक जो था उसका नाम था बिंबिसार। और उसी बिंबिसार का जो पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि मगध के शासक जो अजातशत्रु था इसने अपनी राजधानी कहाँ बना के रखी थी? ठीक है। तो इसके लिए आप याद रखेंगे किसको? तो राजगृह को। ठीक है। बिंबिसार जो था इसका पिता, उसने राजधानी बनाया था पहली बार राजगिरी को। ठीक है। जिसको कहीं कहीं आप गिरिव्रज के रूप में भी आप देखेंगे। ठीक है। तो वही गिरिव्रज या राजगिरी है। ठीक। तो अजातशत्रु ने भी अपनी राजधानी कहाँ रखी थी? तो राजगिरी ही रखी थी। ठीक है। पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाया, देखिए पाटलिपुत्र के स्थापना करता है कौन? तो अजातशत्रु। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? अजातशत्रु। ठीक। देखिए अजातशत्रु जो था ना वो वैशाली आ रहा था, ठीक है, वो युद्ध करने के लिए। ठीक। उसको वैशाली का क्षेत्र जीतना था। ठीक है। अब वैशाली के क्षेत्र जीतने के लिए जब वो आ रहा था तो उसी बीच में गंगा के किनारे पे उसको ठहरना था कुछ समय के लिए। तो वहीं पे उसने एक छोटा सा शहर बसा दिया। ठीक है। जो बाद में पाटलिपुत्र कहलाया। ठीक। तो पाटलिपुत्र की स्थापना की बात आती है तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु करवाता है। लेकिन अगर बात है कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया मगध का, तो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में जिसने बनाया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम आप उदयीन याद रखेंगे। ठीक है। अजातशत्रु का जो अगला शासक आया था उसका पुत्र उदयीन, वो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। उदयीन। ठीक है। क्लियर है? चलिए, बाकी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो राजगीर हो जाएगा। ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4।
निम्नलिखित में से किसे मगध के महाजनपद का संस्थापक माना जाता है? ठीक है, अब मगध के महाजनपद का संस्थापक किसको माना जाता है? ठीक, मतलब कहने वाली बात यह है कि जहाँ से यहाँ पर शासन शुरू हुआ था हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि मगध के जो महाजनपद थे, ठीक है, जो मगध महाजनपद था, इसके संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसके संस्थापक के रूप में आप याद रखेंगे जरासंध को। ये जरासंध कौन था? ठीक, ये जरासंध जो था ये कौन था? ठीक, तो जो जरासंध था, ठीक है, इसने पहली बार, ठीक है, मगध पे शासन किया था। लेकिन दिक्कत ये रहा कि जरासंध के बारे में किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं मिलता है। मतलब यह है कि इतिहास में किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं मिला, लेकिन जो हमारे भारतीय ग्रंथ है, ठीक है, जैसे कि पुराण हो गया, महाभारत हो गया, इन चीज़ों में आपको आसानी से जिक्र मिलेगा किसका? तो एक वंश था बृहद्रथ वंश, ठीक है, बृहद्रथ वंश। ठीक, तो इस बृहद्रथ का आपको चर्चा मिलेगा। ठीक है, और इसी बृहद्रथ वंश का शासक था कौन? तो जरासंध। ठीक है, और इसी जरासंध ने महाजनपद को, ठीक है, जिसमें मगध महाजनपद है, उस महाजनपद को आगे बढ़ाने के काम किया था। ठीक, अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको ये जरासंध से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे कहीं ऑप्शन में बिंबिसार आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं आपको यहाँ बिंबिसार नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कायदे से जो आंसर होना चाहिए इसका वो बिंबिसार ही होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिंबिसार जो है, इस बिंबिसार का जिक्र आपको मिलेगा इतिहास में। ठीक है, देखिए, इतिहास जब भी लिखाता है तो भैया इतिहास किसी एक स्रोत से नहीं लिखाता है। इतिहास में कोई चीज़ तभी जिक्र की जाती है, तभी उसको शामिल किया जाता है जब वो अलग अलग कई सारे जगहों से वेरीफाई कर लिया गया। ठीक है, जब वो अलग अलग 3-4 जगह से वेरीफाई कर लिया जाएगा और सब में सेम बात टैली करेगी, तब जाके उसको इतिहास में रखा जाएगा, तब जाके उसकी जिक्र इतिहास में की जाएगी। ठीक है, तो बिंबिसार के बारे में काफ़ी सारे जगहों से साक्ष्य हमें मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये जो जरासंध है, इस जरासंध के बारे में विशेष रूप से हमें साक्ष्य नहीं मिलता है। इसलिए जो जरासंध है, इस जरासंध को ऐतिहासिक शासक नहीं माना जाता है। इसको जो शासक माना जाता है पुराणों के आधार पे, महाभारत के आधार पे। ठीक है, इन पुस्तकों के आधार पे जरासंध को मगध का पहला शासक माना जाता है, लेकिन इतिहास की बात करें तो बिंबिसार। तो यहाँ आंसर या तो जरासंध होता या फिर बिंबिसार होता। ठीक है, जबकि यहाँ बिंबिसार है नहीं, तो आप जरासंध को लेकर चलेंगे। अगर बाई द वे दोनों दिया हुआ है, फिर आप क्वेश्चन में देखेंगे कि आपसे कहीं ऐतिहासिक शासक तो नहीं पूछ रहा। अगर आपसे ऐतिहासिक शासक पूछेगा, ठीक है, तब जाके आप याद रखेंगे किसको? बिंबिसार को। अगर ऐतिहासिक शासक नहीं पूछता है तो आप याद रख लीजिएगा सिंपल सा, ठीक है, किसको? जरासंध को। ठीक, क्लियर है? चलिए, तो ये था, ठीक है, क्लास 6 का 7वां अध्याय। अब आइए हम 8वें अध्याय की तरफ चलते हैं और इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है उसके जिक्र कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, अब देखिए, बुद्ध के जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध के जन्म के बारे में भैया सीधी साफ सी क्लियर होगी। ठीक है, कब हुआ था बुद्ध का जन्म? तो बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक, अब जब बुद्ध के जन्म से बात आया, 2-3 क्वेश्चन याद रख लीजिए। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भैया लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी है कहाँ? नेपाल में, वर्तमान में नेपाल में है। पहले ये मगध का अंग हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर जन्म होता है किसका? बुद्ध का। बुद्ध के पिता का नाम क्या है? तो शुद्धोधन। शुद्धोधन, माफ कीजिएगा, हाँ, बुद्ध के पिता का नाम क्या है? तो बुद्ध के पिता का नाम आप याद रख लेंगे, शुद्धोधन। शुद्धोधन। अगर उसके बाद हम बात कर ले बुद्ध के माता का नाम, तो बुद्ध के माता का नाम आप याद रख लीजिएगा, महामाया। ठीक है, बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया। ठीक, लेकिन दिक्कत क्या हुआ था कि बुद्ध के जन्म के तुरंत बाद, ठीक है, मतलब कि 1 सप्ताह के भीतर ही मृत्यु हो गई थी किसकी? तो इनकी माता महामाया की। ठीक है,
तो महामाया जी जो है, ठीक, इनकी मृत्यु हो गई थी। महामाया की मृत्यु 1 सप्ताह बाद है। अब जैसे ही इनकी माता की मृत्यु होता है तो कोई तो चाहिए जो पालन पोषण करे। और बात ये था कि वहाँ के स्थानीय शासक थे यहाँ पर ये शुद्धोधन, बुद्ध के पिता, ठीक। तो एक शासक के पुत्र था, तो भैया उसके पालन पोषण के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, ठीक। तब यहाँ पर अपॉइंट किया गया किसको, तो एक महिला थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है, प्रजापति गौतमी, ठीक है, जो बुद्ध की मौसी हुआ करती थी, ठीक है। और ये इन्हीं से मतलब विवाह हुआ था, शुद्धोधन का इनसे भी विवाह हुआ था। तो यही जो प्रजापति गौतमी है, यही बुद्ध का पालन पोषण करती है, ठीक है। तो यहाँ से कई सारे हमने क्वेश्चन देख लिया, ठीक। क्या क्या क्वेश्चन देखे, तो सबसे पहला बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 में, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी, नेपाल में। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। माता का नाम क्या था, महामाया, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक। अब देखिए जैन धर्म में कई सारे बात आते हैं, ठीक। जैन धर्म बहुत पहले से चल रहा था। महावीर के बारे में बताया जाता है कि ये लास्ट थे, ये महावीर जो है ये लास्ट मतलब ये तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ठीक है। हाँ, ये सही बात है कि महावीर को रियल फाउंडर माना जाता है, मतलब जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो महावीर को माना जाता है, कोई डाउट नहीं है, ठीक। लेकिन भैया बात यहाँ ये है कि हमसे पूछ रहा है संस्थापक, सीधे वास्तविक संस्थापक नहीं। तो जब सीधे संस्थापक की बात करेगा तो याद रखिएगा कौन था, तो ऋषभदेव, ठीक है। ये पहले तीर्थंकर थे, ठीक। अगर बात करें पासारोनाथ के बारे में तो ये 23 नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक। और महावीर के बारे में बात करें तो ये 24 नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है। तो 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी, ठीक। क्लियर है। चलिए अब आइए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर ने कब निर्वाण की प्राप्ति कर ली थी। मतलब सीधा सिंपल सा क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि महावीर की मृत्यु कब हुआ था, उनकी निर्वाण की प्राप्ति कब हो गई थी, ठीक है। अब महावीर से पूछ रहा है भैया, तो जाहिर सी बात है याद रखना होगा आपको। और क्या याद रखना होगा, तो इसकी याद रखेंगे 468 BC, ठीक है। इस समय महावीर की मृत्यु हो जाती है, ठीक। अब महावीर की मृत्यु जो 468 ईसा पूर्व में हो रहा है, ठीक है। तो इनका जन्म भी हुआ होगा, तो इनका जन्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ा सा अपर्याप्त है, मतलब कि यहाँ ठीक ठाक आपको जानकारी नहीं मिलेगी। कहीं आपको 599 देखने को मिलेगा, कहीं आपको 640 देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये अलग अलग, ठीक है, मतलब इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन बस याद रखेंगे कि अब डेट जो भी हो, ठीक है, यहाँ से आप 72 साल जोड़ लेंगे, ठीक है, तो आपको ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका जीवन काल जो है वो 72 साल का रहा था, ठीक। चलिए फिलहाल क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब हुआ था, तो यहाँ सिंपल सा आप याद रख लीजिएगा कि 468 जो है यहाँ पर हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ठीक। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, ठीक है। कहाँ दिया था, सारनाथ में, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 8वां अध्याय हमारा संपन्न होता है। अब हम बात करेंगे 9वें अध्याय के बारे में। ये रहा हमारा 9वां अध्याय। 9वां अध्याय का पहला क्वेश्चन, भैया ये सारे क्वेश्चन लुल्लू पुल्लू नहीं है, ये सारा क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे होंगे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक। और यही सब क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। अगर आप लोग सेट बनाते होंगे या कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आसानी से आपको पता चल रहा होगा कि यही वो सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में घूम फिर के आते रहते हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आप आसानी से पेपर कर ले जाएंगे, नहीं पता है भैया तो पता कर लीजिए, समय है अभी आपके पास। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक कहाँ का शासक था। सम्राट अशोक, जाहिर सी बात है भैया बिहार के मगध का शासक था ये, ठीक है। मगध का शासक था कौन, सम्राट अशोक, ठीक है। ये सम्राट अशोक जो है 269 BC में शासक बनता है, ठीक है। इसके जीवन की एक सबसे बड़ी घटना है 261 BC जो कलिंग युद्ध है। क्या है ये, तो यह है कलिंग युद्ध। कलिंग है कहाँ, उड़ीसा में। कलिंग की राजधानी क्या थी, तो तोसली कलिंग की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तोसली कलिंग की राजधानी हुआ करती थी, ठीक। तो इसके बारे में तो 4 बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, अशोक के बारे में। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, किस युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक का मन
दुख से भर गया था। ठीक है, वही अभी जो हम लोग बात कर रहे थे 261 ईसा पूर्व की। ठीक है, ये कलिंग युद्ध की, जो उड़ीसा के क्षेत्र में था। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद होता क्या है कि इतना ज़्यादा मारकाट होता है कि यहाँ अशोक का मन भर जाता है युद्ध से, और यहाँ अशोक ने प्रण ले लेता है कि इसके बाद कभी भी वो किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। तो युद्ध क्षेत्र से इसने अपने आप को बैक किया यहाँ पर। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद, और इसके बाद इसने एक भी युद्ध नहीं लड़ा। और ऐसा बताया जाता है कि मौर्य वंश के समाप्त होने के पीछे भी एक यही कारण था कि अशोक ने किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं लड़ा। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रख लेंगे अशोक से कि कलिंग का क्षेत्र जो है यहाँ पर 261 ईसा पूर्व में इसने अटैक किया था, और इसके बाद उसका मन बदल गया था। ठीक है, चल तीसरा क्वेश्चन, सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? ठीक है, अब ब्राह्मी लिपि के बारे में क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि पहली बार किसने पढ़ा था? तो याद रखेंगे जेम्स प्रिंसेप जो व्यक्ति था, इसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था ये। ठीक है, ये ब्राह्मी लिपि कहाँ पढ़ लिया था ये? तो अशोक ने बहुत सारे अभिलेख और शिलालेख लिखे थे। ठीक है, अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखे थे। अभिलेख होता क्या है? तो एक ठोस प्रकार के किसी भी वस्तु पे, ठोस वस्तु पे कुछ लिखा होना निर्देश के रूप में। ठीक है, जैसे ऑर्डर के रूप में, सजेशन के रूप में, आदेश के रूप में, ऐसा कुछ रहता है, उसको अभिलेख कहते हैं। ठीक, कहीं कहीं आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि किसी गांव में आप गए तो वहाँ उस गांव में एक आपको बोर्ड टाइप का मिल जाएगा जिसपे कुछ वो लिखा होता है कि ये रोड फलाना ने बनाया। ठीक है, ये सड़क फलाना ने बनाया। ठीक है, या फिर कोई बिल्डिंग हो तो लिखा रहता है ये बिल्डिंग इसने बनाया, कोई तालाब हो तो लिखा रहता है ये तालाब इसने बनाया। तो वो जो लिखा रहता है वो एक अभिलेख टाइप का रहता है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर अभिलेखों को, ठीक है, कोड कर सकते हैं, और उसको आप रिलेट कर लीजिए कि उसी प्रकार से अशोक जो है वो लिखवाया करता था। वो अलग अलग क्षेत्र में अभिलेख लिखवाता था लोगों को जानकारी देने के लिए। ठीक है, तो उसी अभिलेखों को, मतलब अशोक के अभिलेख को पहली बार अगर किसी ने पढ़ा था तो उस बंदे का नाम था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, क्लियर? चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक, ये ज़्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन आपको प्रत्येक अध्याय से देखने को मिलेंगे, और ये वही सारे अध्याय हैं जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आइए अध्याय नंबर 10। इसमें कौन कौन सी क्वेश्चन? ठीक है, शहरी एवं ग्राम्य जीवन। ठीक, अब यहाँ पर छोटे बड़े, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अब आइए लगे हाथ इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर ही लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? ठीक है, कि जो छोटे होते थे, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से किसान हुआ करते थे, उनको क्या कहा जाता था? ठीक है, तो भैया छोटे और ये स्वतंत्र किसानों को गृहपति कहा जाता था। ठीक है, देखिए ये उस समय का टाइम पीरियड आप कह सकते हैं। ठीक है, जब फिर से एक बार शहर के तरफ हमारा साम्राज्य जो है मुड़ रहा था। ठीक है, जिसमें जैसे आप कह सकते हैं कि मौर्य वंश का जो शासक, मगध का जो शासन व्यवस्था था, उसमें काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र थे जो शहरी हो चुके थे। ठीक है, तो उन शहरी क्षेत्रों में जो किसान हुआ करता था, ठीक है, उन किसानों को, स्वतंत्र किसानों को गृहपति कहा जाता था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? ठीक, सुदर्शन झील। देखिए एक बड़ा ही पेचीदा सा सवाल है ये सुदर्शन झील के बारे में। ठीक, सुदर्शन झील जो है ये था कहाँ? तो ये गुजरात के जो जूनागढ़ वाला क्षेत्र था, ये गुजरात के जूनागढ़ वाले क्षेत्र में ये एक झील हुआ करता था जिसको सुदर्शन झील के नाम से जानते हैं। ठीक, इस सुदर्शन झील को पहली बार जो बनवाया था, ठीक है, मतलब इसको बनवाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का ही एक अधिकारी था जिसने इस झील को बनवाया हुआ था। तो इससे ये पता लगता है कि ये मगध का जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसका साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ सीधा क्वेश्चन पूछा सुदर्शन झील का निर्माण, ठीक है, सबसे पहले किसने करवाया? ठीक है, निर्माण है तो भैया कोई एक ही करवाएगा। ठीक है, इसके बाद कई सारे शासक आए जिन्होंने क्या किया कि इसको, ठीक है, मरम्मत कह लीजिए, जीर्णोद्धार कह लीजिए, तो इसका मरम्मत और जीर्णोद्धार कराने का, ठीक है, उन लोगों को जाता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर सीधे आपको याद रखना है क्या? तो ये चंद्रगुप्त। अगर बाय द वे मान लीजिए कि आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या कोई महत्वपूर्ण एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा टफ लेवल का,
तो उस लेवल के एग्जाम में जाएंगे तो हो सकता है आपको चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य ना पूछकर इसका जो या वहाँ पर, ठीक है, सामंत था, ठीक है, मतलब इसके अंडर में काम करने वाले जो शासक थे, ठीक है, जिसने एक्चुअल में इस सुदर्शन झील को बनवाया था, तो अगर उसकी बात कर लेता है तो भैया याद रखेंगे उसका भी नाम, क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था पुष्यगुप्त। क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था पुष्यगुप्त। ठीक, तो पुष्यगुप्त नाम का जो शासक था, ठीक है, वो कहाँ का शासक था, तो गुजरात में जो गिरनार क्षेत्र है, ठीक है, जूनागढ़ हो गया, गिरनार हो गया, उसी क्षेत्र में ये शासन कर रहा था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको याद क्या रख लेना है, ठीक है, कि इसको बनाया किसने था, तो इसको पुष्यगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, और इसको मतलब किस शासक के संरक्षण में बनाया, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की। तो इस क्वेश्चन के आधार से हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद इससे संबंधित एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे जिनका नाम था रुद्रदामन। ये जो रुद्रदामन था ये शक वंश का शासक था ये, ठीक है, शकों का शासक था ये, कौन, रुद्रदामन। ठीक, और इस रुद्रदामन दामन ने एक अभिलेख लिखवाया था जिस अभिलेख का नाम था जूनागढ़। ठीक है, जिस अभिलेख का नाम क्या था, जूनागढ़। एक मिनट भैया, हाँ, जूनागढ़। ठीक, तो ये याद रखेंगे जूनागढ़ अभिलेख है किसका, तो ये है रुद्रदामन का, जो किस वंश का था शासक, तो शक वंश का एक शासक था। ठीक है, और इसी ने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया जिसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी दिया कि सुदर्शन झील का मरम्मत इसने करवाया, और इसने उसी में बताया था कि इसको बनवाने का जो काम है वो चंद्रगुप्त मौर्य किए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें जानकारी, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी जो है यहाँ से मिल जाती है। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन, संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है। ठीक है, संगम काल की बात कर रहा है। अब भैया संगम काल हुए कहाँ थे, तो जब भी कभी संगम काल की बात करें आप सीधे क्लियर समझ जाएंगे कि ये आपसे दक्षिण भारत के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब संगम कालीन की बात कर रहा है, ठीक है, कि कौन नहीं थे, तो एक सार आप यहाँ देखिए, पुहाड़ जो था, पुहाड़ जो था ये एक बंदरगाह था वहाँ का। ठीक है, पुहाड़ क्षेत्र बंदरगाह के रूप में जाना गया था। ठीक है, उड़ईयुर एक शहर था, ठीक है, ये भी संगम काल का था। उड़ईयुर एक ऐसा शहर था, ठीक है, ये मतलब कि यहाँ सूती वस्त्र जो है बहुत ज़्यादा बनाया जाता था, और बहुत पतला पतला सूती वस्त्र बनाया जाता था। ठीक, उसी प्रकार से एक शहर तांडी भी था, और ये भी संगमकालीन शहर था। लेकिन एक शहर कन्याकुमारी जो है, ये शहर कहीं से आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, कि ये जो है वो कहाँ से संबंधित है, तो ये संगमकालीन से संबंधित है। ठीक, तो सीधा हम कह सकते हैं कि इसका सही आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा, क्योंकि कन्याकुमारी कहीं से संबंधित नहीं है संगम काल से। ठीक है, चलिए, अब आइए, ये अध्याय 10 का क्वेश्चन हो गया। अब अध्याय 11 से कुछ क्वेश्चन। ठीक है, सुदेर सुदूर प्रदेशों से संबंध, मतलब कि विदेशों से किस टाइप का हमारा संबंध रहा है, ठीक है, उसके बारे में 2-4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया यहाँ, प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था। ठीक है, यूनानी शासक। ठीक है, अब यूनानी शासक मतलब यूनान से आने वाला शासक। ठीक, इसमें कनिष्क जो है, ठीक है, ये कनिष्क किधर से आया था, तो ये आया था मध्य एशिया के क्षेत्र से, ये भी आया हुआ था। ठीक है, कनिष्क जो है, ठीक है, यूनान जो है उस यूनान के आसपास के क्षेत्र से ये भी आया हुआ था। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग भी उधर से आया हुआ था। ठीक है, मीनांडर भी आया हुआ था। चंद्रगुप्त तो अपने भारत का था। ठीक, ये पुष्यमित्र शुंग और चंद्रगुप्त ये दोनों जो है ये लगभग भारत से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये दोनों बाहर से आए हुए थे। अब इसमें जो मीनांडर के बारे में आता है, ठीक है, तो मीनांडर का केस जो है ये कनिष्क से पहले है। आप मीनांडर को याद रखेंगे कि यहाँ पर, ठीक है, मीनांडर जो शासक था ये आया था, ठीक है, कनिष्क से पहले। और कनिष्क पूर्ण रूप से यूनानी नहीं था, उसी क्षेत्र से आया हुआ था। एक कबीला हुआ करता था उधर, यूची कबीला, उसी यूची कबीले से बिलोंग करता था ये कनिष्क। ठीक है, लेकिन मीनांडर जो है यूनानी शासक था ये, और ये भारत घूमने आया था। ठीक है, जब ये पुष्यमित्र शुंग का शासन था,
इसके शासनकाल में। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, कनिष्क ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो कहाँ बनाया था? अब कनिष्क के बारे में आया तो 2-3 क्वेश्चन आप कनिष्क से याद रख लीजिए। पहला कि कनिष्क जो है किस वंश का शासक है, शासक कब बनता है ये। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ये जो है कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, सबसे काबिल शासक, सबसे पावरफुल शासक कह लीजिए। ठीक है, ये शासक बनता है 78 ईस्वी में, एडी में। ठीक है, और इसी के शासक बनने के बाद एक कैलेंडर शुरू होता है जिसको हम लोग शक संवत कहते हैं। शक संवत जो कैलेंडर है, ठीक है, ये कैलेंडर शुरू होता है किसके समय से? तो ये शुरू होता है कुषाण के शासक कनिष्क के समय से। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइए हम उस पर बात करें। क्वेश्चन पूछ रहा है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो कनिष्क की राजधानी के बारे में तो याद रखेंगे कि पेशावर वाला जो क्षेत्र था, उस पेशावर के क्षेत्र में कनिष्क की राजधानी थी। ठीक है, क्लियर। एक और बात याद रखना है, कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, चौथा बौद्ध संगीति हुआ था किसके समय में? तो कनिष्क के समय में। क्लियर है? चलिए, अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शुंग वंश के संस्थापक कौन है? ठीक है, देखिए मौर्य वंश जब समाप्त हो जाता है तो मौर्य वंश के समाप्ति के बाद जो शासक आता है उस शासक का नाम रहता है, ठीक है, क्या? पुष्यमित्र शुंग। ठीक, कौन? पुष्यमित्र शुंग। और इसी ने स्थापना की है शुंग वंश का। ठीक है, मतलब मगध पर अपना शासन स्थापित करने के बाद इसने क्या किया कि उसको एक अलग राजवंश में, ठीक है, मतलब एक अलग राजवंश के नाम से उसको जाना गया। और वो कौन सा राजवंश था? तो शुंग राजवंश। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो था ये सेनापति हुआ करता था मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदर्थ का। ठीक है, इतिहास में ऐसा बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही शासक कमजोर हुआ उसका सेनापति जो है उस पर चढ़ाई करके अपना शासन स्थापित कर लेता है। ठीक है, उसी में एक ये आता है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, जो किसको? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक, ठीक है, वृहदरथ को वो समाप्त करके, ठीक है, शासक बन जाता है और एक नया राजवंश की स्थापना करता है जिसका नाम रखता है क्या है? तो शुंग वंश। क्लियर है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा अध्याय नंबर 10। अब आइए 2-3 क्वेश्चन अध्याय नंबर 11 से भी। ठीक, लगभग 3-3 4-4 क्वेश्चन के आपके ये प्रत्येक अध्याय है। ठीक, जैसा आप लोग देखते होंगे कि बुक पढ़ने के बाद जो 2-3 क्वेश्चन आपको वहाँ मिलता है ना, बस वही सारे क्वेश्चन हम यहाँ छाट के लाए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हमने जो अध्याय किया था वो अध्याय था 11। अब आइए हम लोग अध्याय आगे बात करेंगे। चलिए, यहाँ से जो है चैप्टर नंबर 7 शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब अभी तक जो हमने किया, ठीक है, वो हमारा था चैप्टर नंबर, ठीक है, 6 का। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों किताब से मिलाकर हमने क्लियर कर लिया। अब जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, इस चैप्टर नंबर 7 के बारे में हम आगे बात करेंगे फुर्सत से। ठीक है, अगले वीडियो में अपने। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, और इसको आप लोग 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। और जो भी क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को, ठीक है, देख पाएंगे। और यहाँ देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। आप इसकी गणना खुद कर लीजिए, आप खुद इसको चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे? कोई सा भी आप उठा लीजिए पेपर, ठीक है, कोई सा भी आप पेपर उठा लीजिए जिसमें जीके जीएस रहता हो, उसमें आप देखिए, आपको आसानी से दिख जाएगा कि भैया उसमें ये सब क्वेश्चन, वही यही सब क्वेश्चन है जो वहाँ पर बार बार जो है वो सर्कुलेट होते रहता है। ठीक है, चलिए, तो बाकी आपको जैसा भी लगता हो, ठीक, अगर बाकी कोई दिक्कत लगता हो तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और भैया वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।